नमस्कार। रमजान का महीना परसों से शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की एडवांस में शुभकामनाएं दी। दरअसल मोदी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में जहान खुसरो सूफी प्रोग्राम में थे। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास सुंदर नर्सरी कैंपस में हो रहा है। क्योंकि प्रोग्राम खुले आसमान के नीचे हो रहा था और मौसम अचानक बदला, बारिश शुरू हो गई, इसलिए मोदी कार्यक्रम में देर से पहुंचे। लेकिन कार्यक्रम की रौनक में, कलाकारों के जोश में कोई कमी नहीं आई। बारिश की बूंदों के बीच ही सूफी संगीत से माहौल रूहानी हो गया। मोदी ने सूफी संगीत का आनंद लिया। जहान खुसरो सूफी फेस्टिवल 12वीं सदी के शायर अमीर खुसरो की याद में आयोजित किया जाता है। यह प्रोग्राम फिल्म मेकर मुजफ्फर अली और उनका रूमी फाउंडेशन मिलकर करता है। 2001 में शुरू हुए जहान खुसरो फेस्टिवल के आज 25 बरस भी पूरे हो रहे हैं। सिल्वर जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया। जहान खुसरो कार्यक्रम में देश विदेश के सूफी परंपरा को मानने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। सूफी कलाम, कव्वाली और दास्तान गोई जैसे कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। आज जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहान खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। मोदी ने कहा कि जहान खुसरो कार्यक्रम में हिंदुस्तान की साझी विरासत की झलक दिख रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सरखेज रोजा इलाके में सूफी फेस्टिवल की परंपरा को फिर से रिवाइव किया था और उसमें वो अक्सर शामिल होने जाते थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर कबीर, अब्दुल रहीम, खान खाना, रस खान और मिर्जा गालिब तब सबको याद किया। सबके योगदान को हिंदुस्तान के लिए बेशकीमती बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अमीर खुसरो की नज्म के कुछ टुकड़े भी सुनाए। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई, उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी।
भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। मोदी ने कहा कि सूफी संगीत, सूफी विचार हमें सर्वधर्म संभाव का विचार सिखाते हैं। सूफी संतों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सूक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रसखान हो या रूमी, सबका संदेश यही है जो आज के विश्व में बेहद प्रासंगिक है। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने, जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर खुसरो, रसखान, कबीर और निजामुद्दीन औलिया को याद करके भारत की साझा विरासत की बात की और अचानक हुई बारिश ने भी माहौल को खुशनुमा कर दिया। लेकिन मौसम का यह बदलाव कई राज्यों में मुसीबत लेकर आया। पिछले 24 घंटों में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। लेकिन पहाड़ी राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह एवलांच और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ के पहाड़ के नीचे 57 मजदूर दब गए हैं। इनमें से 32 को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 25 मजदूर बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। यह हादसा बद्रीनाथ धाम से करीब 6 किलोमीटर दूर माना गांव के पास हुआ है। बर्फ का पूरा पहाड़ दरक गया, जिसकी चपेट में सड़क बनाने का काम कर रहे 57 मजदूर आ गए। ये सारे लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के सदस्य थे। आज सुबह 7:15 बजे के आसपास जिस वक्त एवलांच आया, ये लोग बद्रीनाथ से माना के बीच बीआरओ के लेबर कैंप में मौजूद थे। उस एरिया में 8 कंटेनर्स थे जहां ये तमाम लोग रह रहे थे। लेकिन जैसे ही एवलांच आया, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स बर्फ में दब गए।
वहां मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में ही पूरा इलाका बस बर्फ से ढक गया। इस हादसे की खबर मिलने के बाद चमोली की डीएम ने आर्मी की मदद मांगी। इंडियन आर्मी के स्विफ्ट रिस्पांस टीम ने 150 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचाकर फौरन मदद की। आर्मी के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई थीं। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी भेजे गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन पूरा इलाका बस बर्फ से पटा हुआ है। लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आई। सुबह 11:50 तक रेस्क्यू टीम ने 5 कंटेनर्स को खोज लिया था और उनके अंदर मौजूद 10 मजदूरों को निकाल लिया। लेकिन कई लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे थे। उन्हें ढूंढना, उन्हें कंटेनर्स से बाहर निकालना, सही सलामत हॉस्पिटल तक ले जाना यह आसान नहीं था। सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि चमोली के माना गांव के आसपास के पूरे इलाके में मौसम बहुत खराब है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना मुमकिन ही नहीं है। चमोली की डीएम ने बताया कि चूंकि जिस जगह ये घटना हुई वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, वहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे, सड़क पर बर्फ ही बर्फ है और इसकी वजह से एम्बुलेंस भी वहां पहुंचना मुश्किल थी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच शाम 5 बजे तक 32 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था और उन्हें आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। माना और मानापात के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। माना गांव के आसपास लगातार बर्फ अभी भी गिर रही है। इस इलाके में आर्मी के साथ एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के 65 लोगों की टीम भी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सब के सब मिलकर वहां अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू के काम में जुटी सभी टीम्स पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी बचे हुए लोगों को भी बचा लिया जाए। आज सुबह माना गांव के पास हिमखंड के टूटने की वजह से कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 जेसीओ और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम, जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना की राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और बाकी बचे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस माना गांव के पास ही घटना हुई वो भारत तिब्बत बॉर्डर पर देश का आखिरी गांव है और समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। पिछले 2 दिनों से इस इलाके में मौसम खराब है। आज सुबह से जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। उसी बीच ही एवलांच आ गया, जिसमें बीआरओ के लिए काम कर रहे मजदूर फंस गए। इस घटना के बाद से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं और राहत के काम में जिस भी एजेंसी को मदद की जरूरत पड़ रही है उससे लगातार संपर्क करके वहां मदद भेजी जा रही है। पुष्कर धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑफिस लगातार उनके संपर्क में है और हर तरह की मदद का उन्हें भरोसा दिया गया है।
इसके अलावा वो एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले रहे हैं कि इस खराब मौसम में रेस्क्यू के काम को कैसे आगे बढ़ाएं। एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। क्योंकि चमोली की इस घटना में जो मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं वो तमाम लोग दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और जब से ये खबर आई है चमोली में बीआरओ के लिए काम करने वाले इन तमाम लोगों के घर वाले परेशान हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला टोल फ्री नंबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं 1070। इसके अलावा 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोग इन नंबर्स की मदद ले सकते हैं। 8218867005। दूसरा नंबर भी आप लिख लें 9058441404। इन 3 नंबरों के अलावा उत्तराखंड की सरकार ने एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया है, वो भी आप लिख लीजिए 0135264315। परेशानी की बात यह कि उत्तराखंड में सिर्फ चमोली ही नहीं, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे ऊंचाई वाले कई जिलों में ऐसा ही मौसम है। कई जगह जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से यमुनोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से बिल्कुल ढका हुआ है। गंगोत्री धाम में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इस इलाके में कई जगह तो 6 से 8 इंच मोटी बर्फ की परत लग गई है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इसके अलावा मुखबा, हर्षिल, धराली, बगौरी, झाला, जसपुर, दयारा, बुग्याल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। इससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज उत्तराखंड के चमोली से ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से भी एवलांच की खबर आई। उत्तराखंड के चमोली में तो एवलांच की वजह से 57 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। गुलमर्ग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुलमर्ग में जो एवलांच आया वो अफरावत चोटी कांगडारी इलाके में आया है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, डोडा, राजौरी, सोनमर्ग, भद्रवाह, उधमपुर, रामबन और अनंतनाग में भी आज जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस पूरे एरिया में करीब पिछले 36 घंटे से लगातार बर्फ पड़ रही है। अब इसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, तमाम गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। जहां जहां बर्फ की चादर है वहां स्नो कटर से बर्फ हटाने का काम जारी है। रामसू और काजीगुंड के बीच बर्फ जमा होने की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई है। इसी तरह नाशरी और नवयुग सुरंग के बीच भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जखनी में बड़ी संख्या में गाड़ियां रोकी गई हैं। श्रीनगर में भी मौसम का यही हाल है, जिसके कारण विंटर वेकेशंस बढ़ा दी गई हैं। 7 मार्च तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चूंकि सड़क पर मोटी मोटी बर्फ पड़ी हुई है, इसलिए श्रीनगर लेह हाईवे, एसएसजी रोड, मुगल रोड, ऐसे सभी रास्ते बंद हैं। इस इलाके में गाड़ियों की मूवमेंट नहीं हो रही है। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर की फ्लाइट्स में भी देरी हुई है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी आपको बता देता हूं, वो भी करीब करीब ऐसे ही हालात हैं। आज मंडी में बादल फटा, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ठीक उसी के बाद की। मंडी के बरोट इलाके में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही नजर आ रही है। पहाड़ों से मलबा बह रहा है। कुल्लू में भी इसका असर नजर आ रहा है। कुल्लू के सरवरी नाले में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई गाड़ियां इसमें डूब गई हैं। कुल्लू शहर के बीचों बीच बहने वाले सरवरी नाले में इतना पानी आ गया कि बहुत सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। दरअसल सरवरी नाले के किनारे कुल्लू दशहरे के समय अस्थायी कार पार्किंग बनाई गई थी। इसका अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी पार्किंग में
पानी जाने के बाद गाड़ियां डूब गईं। साथ साथ गांधीनगर और अखाड़ा बाजार में भी नालों में मलबा आ गया, जिससे कई जगह तो लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और भारी बारिश हो सकती है। इसलिए इन राज्यों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश से आज एक हैरान करने वाली खबर आई। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मंदिरों से पैसा देने को कहा है। सुक्खू सरकार ने अपनी 2 फ्लैगशिप स्कीम्स, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना, इनके लिए मंदिरों से पैसा मांगा है। प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले सभी मंदिरों और उनको संभाल रहे स्थानीय डीसीज को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार का कहना है कि चढ़ावे से जो पैसा आता है, मंदिर ट्रस्ट के पास जो पैसे हैं, उसे इन वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार को मुहैया कराएं। अब इस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देती है, दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से सरकार की स्कीम चलाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। यह सही नहीं है। मंदिर और ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ आम जनता को भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध कांग्रेस के नेताओं का और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन सुक्खू ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस मजबूरी में सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों की दान पेटी का पैसा लेने का यह आदेश दिया है। मुझे इस मामले में अगर मैं जयराम जी की बात पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि जयराम जी बिना तथ्यों के बात करते हैं। इसके बाद हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सामने आए। अब नेगी साहब ने कहा कि कोरोना के वक्त बीजेपी की सरकार ने भी मंदिरों से पैसा लिया था, इसलिए अब अगर कांग्रेस की सरकार मंदिरों से पैसा देने की अपील कर रही है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था। किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराबी। नेता जो प्रतिपक्ष स्वयं जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से उतारने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। डबल सरकार की इंजन रहते हुए भी 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हमारे पे छोड़कर गए। एम्प्लॉयज का 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है उनकी देनदारी छोड़ के गए। और आज जब जो है सत्ता से बाहर है तो केवल जो है क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक समय निकाले जा रहे हैं। सरकार अपनी स्कीम्स को लागू करने के लिए मंदिरों की दान पेटी से पैसा मांगे, ये सुनकर ही हैरानी होती है। सरकार का यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। सवाल यह कि जब राज्य की माली हालत इतनी खराब है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया क्यों था? आइए दिल्ली की खबर आपको देता हूं। आज दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी CAG रिपोर्ट असेंबली में पेश की। 240 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोखला है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम के दावे की पोल खुल गई। CAG की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जरूरी सेवाओं की कमी है। 14 अस्पतालों में ICU नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है।
8 अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं होती। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति और भी खराब है। अस्पताल बनाने में हुई देरी की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई। सीएजी रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो फंड भेजा था उसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च ही नहीं किया। कोविड के वक्त केंद्र से भेजे गए 787 करोड़ रुपए के फंड में से 582 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। वहीं हेल्थ वर्कर्स की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपए भेजे। इनमें से 30 करोड़ रुपए अनयूज्ड रह गए, खर्च ही नहीं किए गए। इससे साफ है कि दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं की गई। इसके अलावा दवाओं और डायग्नोस्टिक मशीनों के लिए केंद्र सरकार ने 119 करोड़ रुपया और दिया था। उनमें से भी सिर्फ 83 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ। सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए हरीश खुराना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की सरकार की कलई खुल गई है। हेल्थ सेक्टर में भारी करप्शन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की चिंता करने का दिखावा करते रहे। दिल्ली मॉडल ये लोगों को दिखाते रहे। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता इलाज के लिए तरसती रही। अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार थी दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। सीएजी रिपोर्ट में और क्या क्या है मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में 8000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिक स्टाफ की 38% कमी है। 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 32,000 नए बेड्स जोड़ने का वादा किया था। इनमें से कितने बेड्स जोड़े गए? 1357। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इनकी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में सर्जरी के लिए कई कई महीनों की वेटिंग है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर कही गई है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत बहुत खराब है। 18% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो काम ही नहीं करते। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि यह तो रिपोर्ट का पहला ही हिस्सा है, अभी दूसरे हिस्से में आम आदमी पार्टी की सरकार और बेनकाब होगी। पंकज सिंह ने कहा कि वो सीएजी रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। सोमवार को वो सदन में अपनी बात कहेंगे, लेकिन इतना तय है कि मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में बड़ा करप्शन हुआ था। इसकी जांच भी होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। जहां पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक ईएनएम नहीं है, एक कुत्ता काटने के बाद एक रेबीज की दवा नहीं है, एक आदमी को फीवर की दवा नहीं मिल रही, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, एक ब्लड सेंटर आपका वेस्ट में एक जगह है 8 हॉस्पिटलों के अंदर, वो नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे आपने सिर्फ घोटाला किया, काम नहीं किया। एक गालिब का शेर है, ताउम्र एक गलती करते रहे, ताउम्र एक गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। साहब उनके बारे में क्या बोल रहे? आप जाइए देखिए उस मोहल्ला क्लिनिक जो उनके कमाने के अड्डे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक गड्ढों में है, जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है, और कह रहे मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं। भगवान ही मालिक। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को गलत बताया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सबसे अच्छा है। पूरे देश से लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। इसलिए बीजेपी की सरकार एक एक करके सीएजी रिपोर्ट सदन में रख रही है। सीएजी की रिपोर्ट सदनों में प्रस्तुत होती रही है। सदन में प्रस्तुत होने के बाद वो सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को भेजी जाती है। पीएससी उस पर जांच करती है
और उसके बाद सदन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मंशा होती सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की, तो सीएजी की सारी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल हो चुकी होती। सभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप खेलना है। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आप रिपोर्ट सारी टेबल करिए, विपक्ष के सभी विधायकों को सदन में बैठाइए, अपनी बात वो भी रखेंगे, अपनी बात हम भी रखेंगे, सच्चाई लोगों को पता चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आरोपों का प्रलाप करके काम से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। गोपाल राय के इस इल्जाम का जवाब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया, विधानसभा में दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कारनामों की एक एक सीएजी रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि अगर एक साथ इन्हें पेश कर दिया तो इसे पढ़ने में पूरा सत्र निकल जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो तो चाहती थी कि विपक्ष की मौजूदगी में ये रिपोर्ट टेबल की जाए ताकि उनके सामने ही उनके कारनामे बेनकाब हों, इसलिए विपक्ष बहानेबाजी करके सदन छोड़कर भाग गया। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक एक इतनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले, यहां पे हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। आज विपक्ष सामने बैठा होता तो शायद बात करने में कुछ मजा आता, उनके सामने कहने में, उनकी बातें बताने में। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आया जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपए कब दोगे। जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं। ये तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। जब सदन में रेखा गुप्ता विपक्ष पर हमला कर रही थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर धरना कर रहे थे। असेंबली से निलंबित विधायक आतिशी की लीडरशिप में राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। तो आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायकों की पुलिस ऑफिसर्स के साथ झड़प हो गई। इसके बाद आतिशी ने पुलिस को राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। दिल्ली में अंबेडकर का अपमान हुआ, वो राष्ट्रपति को यह बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक भी नहीं जाने दिया। ये तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को मोदी जी एक नया संविधान देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तानाशाही का संविधान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बाबा साहब की, अंबेडकर की फोटो हटा के मोदी जी की फोटो लगाते हैं। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी मोदी 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 के नारे लगाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के लोग जय भीम के नारे लगाते हैं तो उनको विधानसभा से निष्कासित कर दिया जाता है। जब अब संविधान को बचाने के लिए हम संविधान की परम रक्षक इस देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे रोक लिया है। राष्ट्रपति भवन के बाहर नहीं रोका, दिल्ली विधानसभा से 10 मीटर की दूरी पर रोक लिया है। कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं दिखा रहे हैं। तो आज ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आज ये सोचती है कि मोदी जी एक नया संविधान बना रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं।
दिल्ली विधानसभा के इस सत्र का आज तीसरा दिन है और 3 दिनों से लगातार हंगामा ही हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो रुख है उससे लगता है कि अगले 5 साल तक इसी तरह की तकरार दिखती रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा में बोर्ड के एग्जाम कैसे माहौल में हो रहे हैं। हरियाणा में बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और नूह इलाके के कई सेंटर्स में खुलेआम नकल हो रही है। सॉल्वर स्कूलों के बाहर बैठे हैं और पर्चे सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उनकी जान पहचान वाले सरेआम इन पर्चियों को स्कूल के अंदर पहुंचा रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों नकल करने वाले इस गिरोह के सामने लाचार हैं। नूह के कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स को डायरेक्ट धमकियां दे रहे हैं कि अगर उनके बच्चे फेल हो गए तो अंजाम बुरा होगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा ने आज नूह के 3 स्कूलों में जाकर एग्जाम का हाल देखा, नकल कराने वालों को कैमरे में कैद किया, सॉल्वर्स को कन्फ्रंट किया। पवन नारा को भी कैमरा बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन उन्होंने मजबूती से खड़े होकर नकल कराने वालों से सवाल किए। आज हरियाणा के मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स का पेपर था। जब हमारे संवाददाता पवन नारा नूह के ऐतिहासिक चौधरी यासीन खान सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे तो देखा कि सॉल्वर्स ने स्कूल की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था और धड़ल्ले से अंदर पर्चियां भेज रहे थे। यहां आप गौर कीजिए, खिड़की है, खिड़की के पास से किताब लेकर पर्चियां दे रहे हैं। झोला लेकर हजारों लोग आए हैं। एक लड़का तो बाकायदा खिड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था, अब यहां कूदकर भाग रहा है। ये तस्वीर यहां की है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जल्दी आएंगे तो हम दिखा पाएंगे। छत पर चढ़ने की कोशिशें होती हैं। ये पर्चियां पिछले एग्जाम में फेंकी गई, उनकी गवाही है, फाड़ कर डाली गई हैं और यहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। वहां देखेंगे तो चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। इधर पुलिसकर्मी तैनात है, वो पुलिसकर्मी लगातार यहां लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा लोगों की स्थिति देखिए। लगभग 8 से 10 फीट ऊंची दीवार है। यहां इस दीवार को कूदकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। लगातार पुलिस यहां निगरानी कर रही है। देखिए पुलिस वाला कैसे डंडा लेकर दौड़ रहा है, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश ये है कि पता नहीं हम क्या मदद कर दें। ये नकल की स्थिति है। पवन ने जब चौधरी यासीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि आखिर नकल कराने वालों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा कि उनको प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिलता। नकल कराने वालों की भीड़ आती है और सारा इंतजाम फेल हो जाता है। नकल कराने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दीवार को गिराकर, खिड़की दरवाजे तोड़कर स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और नकल कराते हैं। सर, सेंटर पर एग्जाम कराना सबसे मुश्किल है और बोर्ड इसके लिए हमें कोई मदद नहीं करता। बिल्डिंग का भारी नुकसान होता है, जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो। मेरे 13 खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए और पिछले 2 गेट हैं जो उनके बेल और ताले सारे तोड़ दिए गए। पिछला दीवार भी गिरा दिया गया है। अभी आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको, तो दीवार भी गिरा दिया पीछे से। भीड़ इतनी आ गई या अंदर घुसने के मकसद से दीवार गिरा दी? सर, यहाँ पे प्रशासन की हेल्प नहीं होती हमें। 5 होमगार्ड दे दिए, क्या 647 बच्चों को मैं 5 होमगार्ड से कंट्रोल कर पाऊंगा? उनके साथ आने वाले लोग कितने हैं? उनके साथ कम से कम 10-10 आते हैं। एक के साथ 10-10 आते हैं। तो आज 10वीं का एग्जाम नीचे चल रहा है, वो हकीकत दिखाएं। उससे पहले देखिए 12वीं का एग्जाम इस कमरे में हुआ था। सामने वो खिड़की है, गायब हो गई है। वो खिड़की कैसी थी? इधर वाली खिड़की के नजरिए से आप समझिए। यहां जिस तरीके से लकड़ी की खिड़की लगी हुई है वो गायब हो गई है। और यहां देखिए अभी भी लोग यहां सेट पूछने के लिए, क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो? सेट पूछने के लिए छतों पर चढ़े हुए हैं और वो लगातार लोगों से पूछ रहे हैं सेट कौन सा है। और देखिए अब नीचे पुलिस भी खड़ी है, बिल्डिंग के पीछे भी पुलिस। अब देखिए छत पर जो कूद रहे हैं, इनकी कोशिश ये है कि वो नीचे झांक कर ये पूछ लें कि आखिर में सेट कौन सा है। इधर वाले बच्चों के पास अगर आप देखेंगे तो वहां उनके पास किताबें भी हैं और वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं कि सेट बता दो, सेट बता दो। चौधरी यासीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद पवन नारा सोंख गांव पहुंचे। सोंख के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बाहर भी वैसा ही मंजर था। नकल कराने वालों के हुजूम ने स्कूल को घेर रखा था। जब पवन नारा ने उनको कन्फ्रंट किया तो कुछ लोगों ने तो उनका कैमरा तोड़ने की धमकी तक दे डाली। 10वीं का पेपर है, मोबाइल का पर्चा है, उसको सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर की मदद से। यहां पर आंसर लिखा गया। भाई
कौन सा पर्चा आया? पर्चा तो सभी आ गए। सभी आ गए। तो उत्तर की पर्ची तैयार हो गई है? हाँ, ये भी लिख भी लिया है, लिख भी लिया, चेक कर लो। अच्छा, कौन है अंदर? हाँ जी, सब सॉल्व कर करके भेज रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गाली क्यों दे रहे हो? पत्रकार ना, आप नगर में पत्रकार ही बनेगा। हाँ हाँ, जैसे यहाँ ये 10वीं पास करेंगे ऐसे ही हम पत्रकार बनेंगे। ओपन के बालक है। ओपन के बालक का मतलब स्कूल नहीं जाते, सीधा पेपर देते हैं। तो कह रहे कि ओपन के बच्चों का सेंटर है, ये नकल करना उनका हक है, और ये क्या यही दिखा के पत्रकार बनोगे? इस तरह की बात यहाँ की जा रही है। जब यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो आप समझिए टीचर्स के ऊपर कैसे क्या झूठ बोला? मेरे में मतलब मुझे झूठा बता रहे हैं जो सामने सब दिख रहा है। क्या झूठ बोला है? आपने झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला है? मेरे में मतलब भाई कैमरा टूट जाएगा भाई, अपना साइड रख के। तो देखिए यहाँ पर हाँ, सब जगह जा रहे हैं भाई, वहीं चले जाओ। हाँ चलो ठीक है, देख लो जरा, यहाँ पेपर सॉल्व हो रहा है, अंदर पर्ची सप्लाई हो रही है, और जब हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। कल नूह के टपकन गांव में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था। उसके बावजूद आज उस स्कूल में नकल रोकने का कोई इंतजाम नहीं दिखा। स्कूल के सामने की तरफ तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन जब पवन नारा स्कूल के पीछे के हिस्से में गए तो वहां का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई थी। नकल कराने वालों के गिरोह ने सिक्योरिटी के लिए लगी वायर को काट दिया। स्कूल के पीछे जिनके खेत थे उनको नकल कराने वालों के गिरोह ने रौंद डाला था। नकल रोकने के लिए तैनात पुलिस वाले लाचार नजर आए। जो खेत की लगती हुई बाउंड्री है वो देखिए किस तरीके से यहाँ दीवार को तोड़कर लोग अंदर घुस रहे हैं, खिड़कियों पर लोग लटके हुए हैं, और यहाँ देखिए बाकायदा आंसर्स तैयार किए जा रहे हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। यहाँ पूरा आंसर शीट तैयार की जा रही है, पर्चियां बनाई जा रही हैं और फिर वो पर्चियां दी जाएंगी। वो पर्चियां डाल रहे हैं, खिड़कियों पे चढ़े हुए हैं। तार जो लगाई गई थी स्कूल की वो काटकर अलग कर दी गई है, दीवार तोड़ दी गई है, और जितने लोग यहाँ पर्ची फेंकने में लगे हैं ठीक उसके सामने यहाँ पर्चियों पर आंसर बनाए जा रहे हैं। और ये यहाँ किसी की टमाटर की फसल थी, जनता कितनी आ रही है उस फसल का अंदाजा लगाइए। फसल खराब हो गई है। ये आपकी फसल है? हाँ, हमारी है जी। कितने लोग आ रहे हैं? ये देखो जी कितने लोग हैं। ये सारी टमाटर की फसल थी? हाँ सारी 2 दिन में खराब? हाँ 2 दिन में खराब दी। तो कैसे रोका जाए इस नकल को? कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए? कितना एक आध 15-20 बंद चाहिए ही न। हम बहुत भारी परेशान कर रहे। पिछले साल वैसे ही हुई है, मार गए। अच्छा, पिछले साल भी यही हुआ? हाँ जी। करेला की सर बहुत महंगी फसल है सर, सारी को नाश कर दी। खर्चा एक नाली में जितना खर्चा, एक नाली में जी। पॉलीथीन लगाते हैं, उसके बाद फसल लगाते हैं, करेले की खेती करते हैं, लेकिन इस एग्जाम ने इनकी इस खेती को भी खराब कर दिया, और इस तरह के एग्जाम से बच्चों की नस्ल भी खराब हो रही है। यहाँ डंडा लेकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दीवार को तोड़ दिया गया है। कब तोड़ दिया सर? ये सर कल टूटा था, कल भी टूटा, सुबह चुनवाया था सर, दोबारा काम करवाया था, फिर दोबारा तोड़ दिया। देखो यहाँ 7-8 मुलाजिम हैं हम जो कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, बाकी भीड़ ज्यादा है, परेशानी तो आ ही रही है, दिक्कत। कितने होंगे लोग बाहर जो इस वक्त दौड़ रहे हैं इधर से उधर? ये करीब 600-700 बच्चे हैं जो परेशान कर रहे हैं यहाँ। आपने स्टूडेंट्स की बात सुन ली, स्कूल के प्रिंसिपल की मजबूरी देख ली। नकल रोकने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के जिन अफसरों की है वो क्या कहते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। हरियाणा में बोर्ड के एग्जाम में कितने बड़े पैमाने पर नकल हो रही है इसकी तस्वीरें मैंने आपको ब्रेक के पहले दिखाई। नूह के इलाके में यह सब कुछ हो रहा है, जहां कल ही इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। आज भी कुछ जगह पेपर लीक होने की खबरें आई। नूह के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजीत सिंह ने माना कि नूह में कल भी पेपर लीक हुआ था और कुछ स्कूलों में नकल की शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन बाकी जगह सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास जो अब तक सूचना चीफ इन सुप्रिंटेंडेंट G++ पुनाहाना से मिली है कि वहां जरूर पेपर आउट हुआ है। दूसरा मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैद है, एजुकेशन बोर्ड पूरा मुस्तैद है, सरकार की तरफ से भी, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, वो सारी तैयारियां पूरी हैं। पर फिर भी जब पेरेंट्स या मैं ये कहूँ कि बच्चों के जो
बड़े भाई हैं या उनके जानकार हैं, कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेपर आउट नहीं हो सकता। हालांकि हमारा सुपरवाइजर बिल्कुल मुस्तैद रहते हुए भी इस प्रकार की घटना मेवात में हुई है, तो ये खेद का विषय भी है और हमें भी सोचना पड़ेगा कि कितने और अच्छे से प्रबंध किए जाएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नूंह के टपकन गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास के पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने 2 एग्जाम सुपरवाइजर्स रुकनुद्दीन और शौकत अली और इनके साथ 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सारे लोग इसी टपकन गांव के रहने वाले हैं। सेंटर सुप्रिटेंडेंट के द्वारा हमारे को एप्लीकेशन दी गई है कि जो स्कूल के टीचर्स थे उनके और बच्चों के द्वारा ये पेपर लीक करवाया गया है, जिसमें हम FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसमें 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं और अन्य नाम पता ना मालूम। बच्चों के उसका फोटो खींच के ये फोटो वायरल किया गया है। टपकन गांव में एक ही जगह पे पेपर लीक हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में भी बोर्ड एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है। सरकार के नकल रहित इम्तिहान के दावों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सोनीपत के कई स्कूलों में नकल कराने वाले स्कूल की दीवार फांदकर, छतों से कूदकर नकल की पर्चियां अंदर स्टूडेंट्स तक पहुंचाते देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नकल रोकने के लिए तैनात पुलिस वाले बस आराम से सब कुछ देख रहे हैं, नकल रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। हालांकि सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दावा करते हैं कि उन्होंने बोर्ड के एग्जाम में नकल रोकने के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। 14 सेंटर्स को संवेदनशील, 7 को एक्सट्रीमली सेंसिटिव घोषित किया है। पुलिस को डायरेक्शंस दी गई हैं कि नकल करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती की जाए। नकल को रोकने के लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयास जारी हैं और इसमें अब की बार SDMs के लेवल पे भी फ्लाइंग स्क्वाड कंस्टिट्यूट की गई हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल पे भी हैं और टीम लगातार दौरा कर भी रही हैं। और कल की भी अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो किसी भी सेंटर पे हमारे पास कोई भी UMC का केस नहीं बना। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। हाँ, कुछ इस तरह की न्यूज आई हैं जिसमें आउटसाइड डिस्टर्बेंस है। तो क्या है कि कुछ लोग जानबूझ के जो परीक्षा है उसकी पवित्रता भंग करने का प्रयास करते हैं और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे को इसमें सहयोग मिलता भी रहा है। नूंह के एग्जाम सेंटर्स में धड़ल्ले से हो रही ये नकल की तस्वीरें हरियाणा की छवि को खराब करती हैं। अब तक नूंह इलाके से गौ तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस की तस्वीरें आती थीं। कई बार कम्युनल टेंशन की खबरें आईं। प्रशासन ने इस तरह की हरकतों पर तो काबू पा लिया, लेकिन अब खुलेआम नकल और पेपर लीक की खबरें नूंह प्रशासन की बड़ी नाकामी है। प्रशासन को एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने चाहिए और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी तक आपने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हुए अपराधियों की तस्वीर देखी होगी, लेकिन यूपी के मिर्जापुर में उल्टा हुआ। थानेदार साहब को एंटी करप्शन की टीम थाने से घसीट कर ले गई। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने एक थानेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद SHO साहब ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन एंटी करप्शन के अफसरों से बच नहीं पाए। SHO को उसी के थाने से घसीट कर बाहर लाया गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी अपने बड़े अफसर को ले जाते हुए लोगों को बस देखते रहे। असल में मिर्जापुर के चील थाने में थानेदार शिवशंकर सिंह ने बलात्कार के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की। 30,000 में मामला तय हुआ, लेकिन पीड़ित के परिवार वालों ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कर दी। इसके बाद डिपार्टमेंट ने जाल फैलाया और जैसे ही थानेदार साहब ने घूस के पैसे अपने हाथ में लिए, वहां पहले से मौजूद एंटी करप्शन के अफसरों ने रिश्वतखोर थानेदार को पकड़ लिया। थानेदार साहब ने अपने मातहत पुलिसकर्मियों से उन्हें बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम थानेदार को उसी के थाने से घसीट कर ले गई। आज की बात में इतना ही। अब आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।